हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, फिजिक्स का सबसे लाजवाब चैप्टर, और ये आपका एंड तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मतलब कि आपको कंपलसरी इसको समझना पड़ेगा और रटे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। बी रेडी फॉर अ एडवेंचर। काफी बढ़िया चैप्टर है, काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपके सामने आने वाले हैं, ओके, जिसको आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ओके। और थ्रू आउट फिजिक्स, थ्रू आउट आपके ग्रेजुएशन तक, पीएचडी तक, ये इसका कॉन्सेप्ट आपके साथ में रहने वाला है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। मोशन इन अ प्लेन, इसका दूसरा नाम क्या है? मोशन इन अ 2D, ओके। और एक नाम देना चाहो तो हम इस चैप्टर को एक सिंपल ऐसा नाम भी दे सकते हैं, छोटा सा, दैट इज वेक्टर्स, ओके। सो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी, ओके। इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई? तो बच्चों आप देखो, इससे पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी किया, मतलब मोशन इन 1D स्टडी किया कि मोशन, उसमें देखा कि ऑब्जेक्ट की फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन, या तो अपवर्ड मोशन या तो डाउनवर्ड मोशन, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऑब्जेक्ट की काफी सारी डायरेक्शन हो सकती है, तो उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो स्केलर के जरिए नहीं हो पाता है, ओके। तो उसके लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो समझते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डिफरेंस क्या है। लाइक एक मैंने बोल दिया स्केलर, दूसरा बोल दिया वेक्टर। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज? तो स्केलर हमने देखा हुआ है बच्चों, थोड़ा बहुत देखा है, ज्यादा नहीं देखा है, कि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो मैटर नहीं करता है, ओके। फोर्स सपोज आप कंसीडर कर रहे हो, या स्केलर की अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट रिक्वायर्स, इट्स द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नॉट, ओके। अभी हम किसकी बात करें? स्केलर की, तो इट्स रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, हम ऐसा बोल देंगे बच्चों। और अगर हम वेक्टर की बात करें तो इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ओके। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। लाइक पाथ लेंथ, कि मैं चल रहा हूं, 50 मीटर चला, 100 मीटर चला, कौन सी डायरेक्शन में चला वो अगर मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, देन इट्स व्हाट? स्केलर क्वांटिटी, दैट इज पाथ लेंथ। इसके काफी सारे बच्चों एग्जांपल्स थे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा हुआ है स्पीड, कि स्पीड के लिए हम सिर्फ क्या देखते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब कि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों स्पीड, लेंथ, ओके, टाइम। लाइक अभी आप अगर देख रहे हो कि अभी 1 बजा है या अभी 12 बजे, तो आप बोलोगे कौन सी डायरेक्शन में 12 PM हुआ, 12 AM हुआ? नहीं बोलोगे, आप सिर्फ बोलोगे 12 AM, 12 PM, 2 MM, 2 AM। मतलब कि टाइम कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी की। उसको अगर हम किसी को भी पूछे तो वो सिर्फ क्या बोलता है? इतना टाइम हुआ, मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड बोलता है कि लाइक 2 AM, मतलब वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हुआ कि कितना बजे। सिमिलरली मैं टेम्परेचर की बात करूं बच्चों, ओके, तो टेम्परेचर अभी मान लो कि यहां पर है 32 डिग्री सेल्सियस आपके आजू बाजू में, तो आप ये देखोगे कि कौन सी डायरेक्शन में 32 है। ये पहली वाली राइट हैंड साइड वाली दीवार पर 32 है, इस साइड 32 है, कौन से रूम में? ऐसा नहीं बोलते। सो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड काफी होता है। लाइक हम बोलते हैं 32 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन कवर नहीं हुई। सो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इज व्हाट? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। नाउ बच्चों एक और चीज हम यहाँ पर ऐड करें, वॉल्यूम। सो बच्चों ध्यान से समझना कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। तो अब सिंपल सा एग्जांपल मैं कंसीडर करूं कि लाइक यही कंपास बॉक्स है, उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है बच्चों। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? मान लो कि ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ओके, ये हाइट H है और ये ब्रेड्थ B है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? LBH, L, B और H, तो वॉल्यूम निकाल देंगे। अब कोई भी साइड से निकालेंगे, इसका वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। कभी हम बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में इसका 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम? नहीं बोलते। मतलब कि वॉल्यूम क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। सो ये उसके कुछ एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटी के, ओके। नाउ अगर हम यहाँ पर देखें वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स, तो फर्स्ट शुरुआत करें बच्चों, जो हमने डिस्कस किया वही डिस्प्लेसमेंट।
कि वो डिपेंड्स रहता है कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कहां पर है। ओके, उसमें मैटर करती है डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आपने देखा ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा फोर्स, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटी वेक्टर। लेकिन एक चीज मैं डिस्कस करूंगा, कौन सी है, एरिया। बच्चों इसको ध्यान से समझना कि एरिया की बात करूं इसी कंपास बॉक्स का। अब आप बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि L इंटू बी। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम का LBH बनता था, वो स्केलर है, तो ये क्यों वेक्टर है। सी हियर कि इसी कंपास बॉक्स का मुझे एरिया चाहिए। तो लाइक ये 10 है, ये हाइट 5, तो इस फेस का एरिया क्या होगा, फर्स्ट वन फेस का 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। चलो अगर मैं इस फेस का फाइंड करूंगा, ये 5 है, ये 2 विथ 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसका एरिया आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा तो ये कितना है, 10 है और ये 2 है, इट्स हाउ मच, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि अगर ये पहला वाला फेस है तो ये 10 5 50 आया, अगर ये वाला फेज है तो 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, अगर ये वाला फेज है तो 10 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया आया। मतलब कि एरिया कौन सी चीज पर डिपेंड रहा, डायरेक्शन पर, कि हम कौन सी डायरेक्शन का एरिया दिखा रहे हैं, कौन से फेज का एरिया दिखा रहे हैं। कि मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, विड्थ। ओके, मतलब एरिया के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, उसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है कि एक्स वाई प्लेन में जो यहाँ पर मौजूद है उसके लिए हम जा रहे हैं, या जेड प्लेन में, मतलब 3 डायमेंशन कौन से फेज की बात कर रहे हैं वो मैटर करता है। वॉल्यूम में LBH कहीं से भी कर लो मल्टीप्लाई, आप देख लेना। ओके, तो वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। सो एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर एरिया। कि कौन से फेज के एरिया की हम बात कर रहे हैं। ओके, so here it is what, it is the difference between the scalar quantity and vector quantity. Okay, so now अब हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं डिफरेंस में, कि स्केलर क्वांटिटी है उसमें ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एडिशन अप्लाई होता है। मतलब ऑर्डिनरी एडिशन इज एप्लीकेबल। जो एल्जेब्रिक एडिशन आप करते हो वैसे ही पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ऑर्डिनरी एडिशन नहीं होता है। ऑर्डिनरी एडिशन इज नॉट डन। इसके लिए हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। मतलब एल्जेब्रिक समेशन यहां पर कर सकते हैं, एल्जेब्रिक मेथड से यहां पर ऐड नहीं कर सकते। ओके, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी चलो समझा दूं कि मान लो कि स्केलर क्वांटिटी है, मेरे पास O पॉइंट है, उस पर 5 न्यूटन फोर्स, अभी फोर्स नहीं, सिंपल है कि O2 P गए, P2 Q गए, Q2 R गए, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो कितना बोलोगे आप, 15 बोलोगे। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये 5 O2 P है, O2 Q भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट O2S हुआ, मतलब कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई। ओके, काफी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, आप सिर्फ अभी ये पहले 2 पॉइंट्स प्रॉपर्ली समझ लो कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब हम पूरा का पूरा डिस्कशन किसके पर करने वाले हैं, वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, चलो देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट अगर करना चाहे तो कैसे करते हैं। कि लाइक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें एरो हेड ऐसे बना देते हैं। सो इट इज द स्टैंडर्ड मेथड टू रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर वेक्टर। कि लाइक मुझे मान लो कि वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो वेलोसिटी को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, v के साथ, तो उसके ऊपर एक एरो बना देंगे, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अगर मैं फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो फोर्स, उसके ऊपर एरो। ओके, तो ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर। मान लो कि वेलोसिटी वेक्टर है 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसको वेक्टर फॉर्म में एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम स्केलिंग यूज करते हैं। कि मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं कि ये एरो की लेंथ कितनी दिखा रहा है मेरे को, 50 किलोमीटर पर आवर, सो इट्स वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम 50 सेंटीमीटर या 50 किलोमीटर का एरो तो नहीं बना सकते। ये तो आप समझ सकते हो कि ये एरो अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर v दिखा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉपर स्केलिंग लेते हैं। कि मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे में कितने सेंटीमीटर बनाऊंगा, 5 सेंटीमीटर बनाऊंगा। कुछ नहीं है बच्चों, स्केलिंग यूज करना है कि अगर वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है तो उसको स्टैंडर्ड वे में कैसे
वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी था, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका स्केलिंग कंसीडर करेंगे। 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ आपने स्टडी किए हुए हैं, ओके, कि इसमें ये 1 सेंटीमीटर लेंथ एरो की क्या रिप्रेजेंट करेगी, 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे कितना चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैं टोटल कितने सेंटीमीटर लेंथ बनाऊंगा, 5 सेंटीमीटर लेंथ। सो आपको ऐसे एक्यूरेटली कभी जाना नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल मतलब वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अभी तो आपको क्या समझना है कि मैं आपको बात करूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर, तो उसके ऊपर क्या कर देंगे, टोपी पहना देंगे। ओके, अगर मैं बात करूं कि टॉर्क वेक्टर, तो टॉर्क के ऊपर क्या करेंगे, टोपी पहना देंगे। अभी इस पर फोकस मत करो कि मैंने क्या बोल दिया, टॉर्क बोला, क्या, टॉर्क। ओके, सो नाउ ये क्या था बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट एक और चीज है जो अभी हमें देखनी है यहाँ पर, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मॉड्यूलस का दूसरा नाम क्या है, मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मान लो बच्चों कि मैं बोल रहा हूं कि ए वेक्टर, कोई रैंडम वेक्टर, चलो ए से तो आपको मुझे नहीं आने वाला, कोई पर्टिकुलर वेक्टर कंसिडर करें, फोर्स एफ वेक्टर है वो 50 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है बच्चों। चलो, तो अगर फोर्स एफ वेक्टर 50 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हुआ, डायरेक्शन हुई, और उसका मैग्नीट्यूड कितना। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है बच्चों, यहां से आप समझो कि मुझे फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था, तो यहां पर मैंने क्या कंसीडर किया, उसका मैग्नीट्यूड। ओके, 50 न्यूटन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो उसकी नंबर वैल्यू, कि जो भी क्वांटिटी है उसकी इफेक्ट कितनी है, 50, 60, 100 ऐसे, और मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ओके, तो बी केयरफुल कि कोई भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो अगर इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा बच्चों, मोड ऑफ एफ। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर दैट इज व्हाट, मोड ऑफ एफ। उसको एक पिंजरे में बंद कर दो। अब यहाँ पर पिंजरे में बंद किया है, तो ये कितना भी इसका मैग्नीट्यूड हो, प्लस हो माइनस हो, सॉरी साइन प्लस हो या माइनस हो, इसको हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं एफ दैट इज 50 न्यूटन। सो इट्स नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। ओके बच्चों, मॉड्यूलस का सिंपल मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, नंबर वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, मान लो कि मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूं 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस। सो नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स मॉड्यूलस। सो हम सिंपली क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं थ्रू आउट चैप्टर यही तरीका यूज करने वाला हूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड में मॉड ऑफ ए वेक्टर से नहीं दिखाऊंगा, मैं सिंपली क्या दिखाऊंगा इस थ्रू आउट चैप्टर में, सिर्फ कैपिटल ये सॉरी ये लेटर जो भी है ना, वो उसी लेटर को दिखा दूंगा। सो ये ए दैट इज हाउ मच, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमें यहां से बच्चों क्या मालूम पड़ा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो ये था मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो डिफरेंट बुक्स में इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। ओके, सो इस पर आप ज्यादा चिंता मत करना कि इस बुक में तो ये दिया है, यहाँ पर ये दिया है, हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर हम कैसे कर सकते हैं, तो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। वेक्टर की एक खासियत है बच्चों, ये जितना जल्दी समझ में आता है उतना ही जल्दी भूलते हैं। सो बी केयरफुल। ओके, ये इजी भी लगेगा लेकिन तुरंत ही भूलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हर बार हम देखें तो काफी सारे बच्चे समझते वक्त तो समझ जाते हैं, फिर 10-15 दिन होते फिर से बोलते कि ये तो बहुत हार्ड लगने लगा है। तो उसका एक ही रीजन है कि सफिशिएंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसमें आपको करनी पड़ेगी। ओके, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अगर आपकी प्रॉपर रही थ्रू आउट चैप्टर, तो ये आपको काफी इजी लगने वाला है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी साइड से, ओके, मैं तो डेफिनेटली करवाने वाला हूं, तो ये चैप्टर सबसे हार्ड लगने वाला है। सो अभी हम कंसीडर करें क्लासिफिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है,
तो हम इसको ऐसे भी क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा? ओके, हम सकल जुड़वा, मतलब कि दो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। ओके, इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा। कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ए 5 सेंटीमीटर है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेक्टर बी भी कितना होने वाला है बच्चों? 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। और एक एग्जांपल लूं मैं इक्वल वेक्टर्स का, कि मान लो कि ओ पॉइंट पर ये 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस की साइड, तो अगर उसके इक्वल वेक्टर्स दूसरा ढूंढूंगा तो वो भी कितना होगा बच्चों? 5 न्यूटन। मान लो कि मैंने इसको F1 बोला, इसको F2 बोला, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल वेक्टर। ओके, सो ये था इक्वल वेक्टर्स का मतलब। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। तो बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? तो पैरेलल वेक्टर हम किसको बोलते हैं? कि दो ऐसे वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड का फिक्स नहीं। ओके, द वेक्टर्स विच हैव अ सेम डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। मान लो कि ये ओ पॉइंट है, यहां से मैंने बोला कि 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ए वेक्टर, मतलब F1 वेक्टर। चलो, अगर इसी ओ पॉइंट पर दूसरा यहां पर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है F2 वेक्टर, सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों वेक्टर डेफिनेटली आप समझ सकते हो इक्वल तो नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। ओके, द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट, देन इट इज कंसिडर्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। काफी इजी चीज है। नाउ थर्ड वन देखें बच्चों, तो थर्ड वन यहां पर है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में एंगल बिटवीन टू कितना होगा? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 0 होगा। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है। बी केयरफुल। ओके, कि दो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो एंगल कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ। नाउ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स किसे बोलते हैं बच्चों? तो जो ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कि लाइक हमारी आर्मी और टेररिस्ट दोनों का काम एक दूसरे से टोटली क्या है? ऑपोजिट है। मतलब आप जो गेम्स खेलते हो ना, ओके, काउंटर स्ट्राइक है या पबजी है, उसमें एक ग्रुप आता है टेररिस्ट ग्रुप, दूसरा आता है एंटी टेररिस्ट, तो दोनों का काम एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो ऐसे ही एंटी पैरेलल वेक्टर्स किसे कहते हैं? दो ऐसे वेक्टर्स जिसकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हो, मतलब कि एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच? इट्स 180 डिग्री और 5, then it is considered as anti-parallel vectors. Okay, vectors which have different, exactly opposite direction, not different direction, exactly opposite direction, then it is considered as anti-parallel vectors. Okay, now fourth one अगर हम देखें तो off-parallel vectors। बच्चों, off-parallel vector किसे बोलते हैं? ओके, तो off-parallel किसे बोलेंगे बच्चों? कि जो ना ही पैरेलल हो, ना ही एंटी पैरेलल हो, ना ही इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑफ पैरेलल वेक्टर। ओके, जो पैरेलल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, उसको हम बोल देंगे एप पैरेलल वेक्टर। मतलब थीटा यहां पर कुछ भी हो सकता है अदर देन 0 और 180। ओके, 0 और 180 के अलावा थीटा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे काइंड के वेक्टर को हम बोलते हैं अप पैरेलल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बच्चों यहां पर अवेलेबल है कि पोलर वेक्टर्स। ओके, तो पोलर वेक्टर मतलब व्हाट? तो पोलर मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हो। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा। वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, then it is considered as polar vectors। अब इसका बेस्ट एग्जांपल दूं कि लाइक मैं यहां पर अगर फोर्स लगा रहा हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर कुछ स्टार्टिंग पॉइंट मतलब फोर्स लग रहा है, वो हुआ ना स्टार्टिंग पॉइंट, कि मैं इसको धक्का दे रहा हूं,
तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां पर कुछ इफेक्ट हो रही है, स्टार्ट हुआ ना वहां से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं फिर से बच्चों, पोलर वेक्टर का मतलब क्या है कि आप साइकिल है, साइकिल लेकर खड़े हो, पेडल मारना शुरू करो तो एप्लीकेशन आपकी शुरू हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया, घर से स्कूल, तो G to H देयर इज व्हाट, घर से स्कूल मतलब कि आप होम टू स्कूल कंसीडर करो, H to S, यहां से आपने साइकिल शुरू की तो यहां पर स्कूल पर पहुंचे तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना। तो वहां पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट स्टडी करूं, फोर्स स्टडी करूं, वेलोसिटी स्टडी करूं, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर्स। तो एक्सियल वेक्टर्स किसको कहते हैं, तो देखो जिसकी रोटेशनल इफेक्ट शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ओके, रोटेशनल इफेक्ट जहां पर हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। कि लाइक सिंपली डोर ओपन क्लोज कर रहे हो तो फाइनली उसमें रोटेशनल इफेक्ट हो रही है। ओके, डोर जब भी आप ओपन क्लोज करते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट उसकी मोशन कैसे होती है, इट्स लाइक दैट। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। ओके, लाइक आपका बाइक का टायर घूम रहा है, फैन ऊपर घूम रहा है, तो उसकी कौन सी इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट है। तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर फोर्स जो जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो जो जहां पर भी एंगुलर इफेक्ट शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। ये हम चैप्टर नंबर 7 में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो इसमें ज्यादा फोकस मत करना, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि एक्सियल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, कि जहां पर रोटेशनल इफेक्ट हो तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस वेक्टर को एक्सियल वेक्टर्स बोलेंगे। ओके बच्चों, सो ये था एक्सियल वेक्टर्स। नाउ अब हम एक और लास्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर्स देखने वाले हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर। ये काफी बढ़िया चीज है बच्चों, इसको आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। ओके, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो सिंपल, अभी मैं बात करूं कि मेरे पास बच्चों कोई एक ए वेक्टर अवेलेबल है, कोई भी रैंडम वेक्टर है, क्या अवेलेबल है बच्चों, ए वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ईटा कैप एन कैप। ये ऊपर जो मैंने ऐसे किया ना एरो जैसा, वो क्या है, कैप है। ओके, सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इट्स नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लाइक ए वेक्टर का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए। सो ये ए वेक्टर अगर उसको ए उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर की एक खासियत है बच्चों, ये ऑलवेज बच्चे जब भी पहली बार स्टडी करते हैं ना उसको हार्ड लगता है। ओके, सो थोड़ा सा आप टाइम लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। कि लाइक मैं आपको बोलूं कि फोर्स 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, ध्यान रखना। तो एक मेरे पास एक वेक्टर है, तो अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स एफ, that is force F by magnitude of F. So force F that is 10 Newton along x axis और F उसका मैग्नीट्यूड कितना, 10। तो फाइनली 10 चला गया, तो क्या बचा, 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। So vectors which have unit magnitude and direction एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके पास डायरेक्शन बच्चों ऑलवेज होती है। ओके, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। पर्टिकुलर नहीं लिखो तो भी चलेगा। सो यूनिट वेक्टर आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। ओके, यूनिट वेक्टर फिर से एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। यूनिट मतलब 1 मैग्नीट्यूड होता है, चाहे कितना भी वेक्टर हो, कैसा भी बड़ा वेक्टर हो। ओके, लाइक मैंने आपको समझाया कि फोर्स F 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला, वेक्टर F by magnitude of F. So vector F there is 10 Newton along x axis and magnitude of that is 10. तो ये 10 तो चल बसा, तो बचा कितना, मैग्नीट्यूड 1। अब आप बोलोगे सर ये x एक्सिस तो है, x एक्सिस क्या दिखाता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो होगी ना। ओके, सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन तो वो किसके डायरेक्शन में होगा, वेक्टर के डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर का यूज ही यही है कि डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो थ्रू आउट फिजिक्स हम 3 यूनिट वेक्टर्स अगेन एंड अगेन यूज करने वाले हैं। कि मान लो मैं बोलूं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो x एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों i कैप।
थ्रू आउट फिजिक्स एक्स एक्सिस, हम हर बार ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक्स एक्सिस में इतना फोर्स लग रहा है, हम सिंपली क्या बोल देंगे कि फोर्स एफ, अगर कोई आपको ऐसे दे दे 10 आई कैप न्यूटन, तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, ये कोडवर्ड लैंग्वेज आप समझ लो फिजिक्स की, कि कोई ऐसे नहीं लिखेगा आपको थ्रू आउट फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम में, वो सिर्फ ये बोल देंगे कि एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उसकी जगह पर क्या बोल देंगे 10 आई कैप न्यूटन। उसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि गिवन पॉइंट पर एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब हम बारी बारी ये अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। तो आई कैप स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट्स नथिंग बट द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, सो ये मैं फिर से पूरा लिख रहा हूं बच्चों, मुझे मालूम है यहां पर थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आएगी। सो आई कैप स्टैंड्स फॉर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, बी केयरफुल। ओके, तो ये हमारा कन्वेंशन अब हम यूज करने वाले हैं। ओके, जैसे आप एंगल को थीटा बोलते हो, सिमिलरली फोर्स को एफ बोलते हो, एक्सेलरेशन को ए बोलते हो स्मॉल ए, वैसे ही आई कैप अब हमारे लिए क्या होगा, हमारी फिजिक्स की फैमिली का हिस्सा बन गया है, जिसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जे कैप को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर, और के कैप दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ओके बच्चों, तो ये यूनिट वेक्टर के सिंबल है कि आई कैप। अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स नहीं, चलो अब मैं कुछ दूसरी क्वांटिटी लूं, वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, सपोज ऐसे दिया है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ पॉइंट पर एक्स एक्सिस में गिवन पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, और वाई एक्सिस में उसी पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है एट द गिवन पॉइंट। सो इट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, सो बी केयरफुल बच्चों, ये यूनिट वेक्टर का यूजुअल मीनिंग मैंने समझाया। अब एक और चीज अगर आप गौर फरमाओ बच्चों, तो अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मैं ए वेक्टर को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या आएगा, ए इंटू ईटा कैप ऑफ ए। वेक्टर ए को इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट बनाए तो वेक्टर ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। तो अगेन आप देख सकते हो ए वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, और ईटा कैप ए दैट इज डायरेक्शन। ईटा कैप ए क्या है, डायरेक्शन। ओके, सो वी कैन कंसीडर कि कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से, मतलब कि यूनिट वेक्टर उसमें क्या रोल अदा कर रहा है, डायरेक्शन का। सो आई होप अब थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि यूनिट वेक्टर का रोल क्या है, डायरेक्शन दिखाना, दैट्स इट। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑलवेज 1। चाहे कोई भी वेक्टर आपको दिया हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। ओके, सो इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये बेसिक नॉलेज सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सो नाउ अब हम देखने वाले हैं एक और वेक्टर बच्चों रह गया, जीरो वेक्टर। चलो खत्म कर ही देते हैं अब। जीरो वेक्टर क्या होता है वो चलो देख लेते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन में एक रह गया है। सो लेट अस सी जीरो वेक्टर्स या नल वेक्टर, उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, नल वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो जीरो वेक्टर्स या नल वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन कुछ डायरेक्शन हो। अब ये मानने में तो आएगा नहीं। ओके, सो विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो बट कुछ डायरेक्शन हो, तो उसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर्स। कि लाइक अगर मैं आपको कंसीडर करूं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट अभी स्टेडी कंडीशन में है, तो ओरिजिन पर उसका पोजीशन वेक्टर आर बोलूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो गिवन पॉइंट की पोजीशन गिवन टाइम पर दिखा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, अपनी जगह पर स्टेडी है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आया, जीरो आया। तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, नहीं चलो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मेरी वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो आप भली भांति जानते हो कि अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर उसका वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर में आपको पूछूं, पहली बात ये मालूम होनी चाहिए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो
एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, जीरो वेक्टर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर इज व्हाट, जीरो वेक्टर। ओके, तो जीरो वेक्टर क्या है वो मैंने अभी आपको समझाया। अब कोई भी स्केलर का प्रोडक्ट, लाइक मैं 2 इंटू जीरो वेक्टर करूंगा तो फाइनली मुझे जीरो नहीं मिलेगा बच्चों, जीरो वेक्टर मिलेगा। मतलब कोई भी नंबर को आप जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। बी केयरफुल। ओके, ये वेक्टर है इसलिए अगर मैं 2 इंटू जीरो करता तो मुझे जीरो ही मिलता बेझिझक बेशक, बट ये जीरो वेक्टर है, उसके साथ कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लाइक मैं कोई नंबर रैंडम है ए इंटू जीरो वेक्टर, तो फाइनली मुझे जीरो नहीं मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। ओके, नल वेक्टर की खासियत यही है कि वो गिवन पॉइंट पर इफेक्ट दिखा रहा है कि उसकी इफेक्ट क्या बनती है। ओके, कि मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो है, उसका मतलब उसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है। ओके, सो इट इज द मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर। इसमें ज्यादा मत सोचना बच्चों, कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। ओके, सो ये था जीरो वेक्टर्स। नाउ अब नेक्स्ट हम देखें बच्चों, तो यहां से एक्चुअली हमारा चैप्टर शुरू होता है कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों क्या हम स्टडी करने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें ग्राफिकल मेथड देखेंगे, जियोमेट्रिक मेथड एंड अनदर वन दैट इज एनालिटिकल मेथड। सो लेट अस स्टार्ट विथ जियोमेट्रिकल मेथड कि कंपोजिशन कैसे किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, अब जो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब तक तो ये सिर्फ ट्रेलर था इस चैप्टर का। सो नाउ अब हमारी पिक्चर शुरू हो रही है एक्चुअल में। थोड़ा अच्छा दिखे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब कि एक से ज्यादा वेक्टर्स अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम कंपोजिशन, मतलब दो या उससे ज्यादा वेक्टर से तो मिला कैसे सकते हैं, और अगर उसको मिला दे तो उसकी रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो। अभी भी आप नहीं समझे हो, कोई बात नहीं। कि मान लो कि ये ओ पॉइंट है, यहां पर कुछ फोर्स लगा 10 न्यूटन। अब मैं बोलूं कि यहां पर इस साइड से फोर्स लगा 10 न्यूटन, तो फोर्स इज द व्हाट, इट्स वन काइंड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इस पॉइंट पर एक से ज्यादा फोर्स लगे तो उसकी रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगी। तो अगर हम उसकी रिजल्टेंट इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ये दो वेक्टर की जगह पर अगर सिंगल वेक्टर होता तो ये कैसे बिहेव करता वो हम देखने वाले हैं। तो इट्स व्हाट, इट्स अ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, काफी बेसिक चीज है बच्चों जो भी मैंने आपको समझाई कि वेक्टर्स को मिलाएंगे तो क्या होगा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। कि लाइक सिंपल सी चीज पूछूं, ये 15 न्यूटन फोर्स है ओ पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स है, टग ऑफ वॉर जैसा हो गया ये। तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पर लगा, तो आप बोल दोगे कि सर रिजल्टेंट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, 15 माइनस 5 दैट इज 10 न्यूटन। ओके, तो ये फाइनली आपने क्या किया मालूम है, कंपोजिशन स्टडी यहां पर कर दिया कि दो की जगह पर अगर एक वेक्टर होगा तो उसकी रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगी। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आगे स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हर बार इतने इजी क्वेश्चंस तो होते नहीं है। ओके, कोई भी एंगल हो सकता है, फोर्स कैसे भी लग सकता है एक ही पॉइंट पर। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। सो नेक्स्ट स्टार्ट करें तो फर्स्ट हम देखने वाले, उसमें दो मेथड से स्टडी किया जाएगा। मैंने बोला कि एक तो जियोग्राफिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड, एंड अनदर वन दैट इज एनालिटिकल मेथड। तो फर्स्ट वन देखें तो जियोमेट्रिकल मेथड, वेक्टर एडिशन, जियोमेट्रिकल मेथड से लॉज ऑफ ट्राइंगल, उसमें भी हम तीन मेथड देखने वाले हैं, लॉज ऑफ ट्राइंगल फॉर वेक्टर एडिशन। चलो पूरा सबका टाइटल एक ही दे देता हूं मैं। अभी जो हम जियोमेट्रिकल मेथड्स देखने वाले हैं उसमें फर्स्ट मेथड है वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ ट्राइंगल फॉर वेक्टर एडिशन। तो बच्चों हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। ओके, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि लाइक मैंने बोल दिया कि मेरे पास यहां पर ये ए वेक्टर है, अब मैंने बोल दिया यहां पर ये बी वेक्टर है।
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देखा कि इसकी पूंछ यहाँ पर है और ये इसका हेड है। एरो जिस डायरेक्शन में उसी वो उसका क्या दिखा रहा है, इफेक्टिवनेस, कि अगर एरो फॉरवर्ड की साइड है मतलब वो वेक्टर फॉरवर्ड इफेक्टिव है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो पूंछ को हम प्यार से बोलते हैं टेल। ओके, और हेड को यहाँ पर ये उसका माथा है उसको हम बोल देते हैं हेड। तो वेक्टर एडिशन जियोमेट्रिकल मेथड से कैसे किया जाता है, तो अभी हम ट्राइंगल लॉ स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों की, सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन वेक्टर्स है उसको पहले ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दो उसी की डायरेक्शन में। चलो कर दिया, ये टेल ये हेड। अब हमें क्या करना है, तो अब हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है जो भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से उठाकर एक टेल पर रख, हेड पर रख दो। फिर से कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पर रख दो। तो चलो ये दूसरे वेक्टर को उठाया, उसकी टेल यहां पर रखी उसी डायरेक्शन में। सो फाइनली ये मुझे क्या मिला बच्चों, बी। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो दो वेक्टर दिए उसको ज्वाइन करो, लेकिन उसके लिए सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। कौन से सिस्टमेटिक प्रोसीजर, कि पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले का टेल ज्वाइन करना है। अब रिजल्टेंट क्या देगा, कि अगर ये दो वेक्टर की जगह पर मेरे पास एक वेक्टर होता तो रिजल्टेंट कैसे मिलता, तो पहले वाले की टेल दूसरे वाले का हेड उसको ज्वाइन करेंगे तो हमें ये मिलेगा रिजल्ट। और कितना मिलता है बच्चों, मान लो कि ये ओ पी क्यू है, तो ये रिजल्टेंट कैसे मिलता मुझे, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, सो इन दैट वे वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बाय मेजरिंग द डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा, प्रॉपर स्केलिंग के साथ ये सब कुछ करना होता है। कि मान लो मुझे ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या बच्चों आपको लगता है कि ये रिजल्टेंट 5 + 2 7 होगा? आप मेजर घर पर कर सकते हो ऐसे ही, कि ए और बी का एंगल 6 डिग्री रखो, 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो, 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो, फिर ये रिजल्टेंट कनेक्ट करो और मेजर करो। ये 5 + 2 7 नहीं आएगा। इसका मतलब ऑर्डिनरी वेक्टर एडिशन, ऑर्डिनरी जो एडिशन का लॉ है, ओके, वो यहां पर लगने वाला नहीं है। जो सिंपली 5 + 2 7 होता है वो ऐसा नहीं होगा। सो इसको स्टैंडर्ड वे में इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर ए का 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर ये रिजल्टेंट कनेक्ट किया, तो ये रिजल्टेंट की लेंथ हम स्केल से मेजर कर लेंगे। देन इट शोज द मैग्नीट्यूड, सॉरी इट शोज द वेक्टर आर इंस्टेड ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, तो यहां से हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसको ट्राइंगल मेथड क्यों बोला, क्योंकि इसमें ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब दूसरी मेथड क्या है बच्चों, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम। लॉज ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन। ओके, सो लॉज ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, तो अगेन मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर इसी तरीके से अवेलेबल है, वेक्टर ए ये वेक्टर बी। चलो नाउ अब इसका हमें पैरेललोग्राम लॉ स्टडी करना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो बच्चों ए वेक्टर को बना लूंगा। चलो मैंने ए वेक्टर बना लिया। अब बी वेक्टर को उठाकर ए के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब रिजल्टेंट हमें कब मिलता है बच्चों, बी केयरफुल, रिजल्टेंट हमें कब मिलता है वेक्टर एडिशन में, पहले वाले की टेल दूसरे वाले का हेड कनेक्ट करना है। तो इसमें तो दोनों की टेल कनेक्ट कर दी, तो मैं पैरेललोग्राम, अभी नाम इसका है तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर का पैरेलल यहां से बना सकता हूं बच्चों। मैं यहां से ये बी वेक्टर का पैरेलल साइड बना सकता हूं, पैरेलल है, इतना ही मैग्नीट्यूड इतनी डायरेक्शन। सिमिलरली ए वेक्टर की पैरेलल यहां से बना दी बच्चों। सो नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट ए और बी के बीच में आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो पहले वेक्टर का टेल और बी वेक्टर को इसको भी बोल सकता हूं, पैरेलल साइड बनाई और कुछ नहीं किया। पैरेललोग्राम बनाने के लिए आप जानते हो ये कर सकते हो। सो ये भी दूसरे वेक्टर का हेड आ गया। सो फाइनली इट्स योर रिजल्टेंट आर। अब इसको नाम दे दूं मैं ओ पी क्यू आर, कोई भी ट्राइंगल लगा लो, ओ आर क्यू लगा दो या ओ पी क्यू लगा दो। सो ट्राइंगल ओ पी क्यू में ये रिजल्टेंट आर क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी। आपको एक चीज नहीं भूलनी है बच्चों कि वेक्टर एडिशन के लिए, जियोमेट्रिकल मेथड के लिए, जो भी आपके पास दो वेक्टर उसमें पहले वाले की टेल रिजल्टेंट के लिए और दूसरे वाले का हेड कनेक्ट करना है। ओके, और हेड टेल आने चाहिए एक दूसरे के ऊपर। पहले का हेड के ऊपर क्या आया, दूसरे की टेल आई, और रिजल्टेंट के लिए पहले की टेल दूसरे का हेड, वहां से रिजल्टेंट मिलता है। तो ये रिजल्टेंट में चाहे ट्राइंगल ओ आर क्यू करता तो भी ये क्या आता, तो बी प्लस ए। तो अगेन पहले वाला बी लिया मैंने सपोज वेक्टर, तो ये मुझे मिलता बी प्लस ए इज इक्वल टू ये रिजल्टेंट आर। तो ये दोनों इक्वेशन अगर आप देखोगे तो हम बोल सकते हैं ये कम्यूटेटिव है।
कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा a प्लस बी लिखे या b प्लस ए लिखे। ओके, मतलब कि हम बोल सकते हैं वेक्टर एडिशन इज व्हाट, कम्यूटेटिव। ओके, सो ये था पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखने वाले हैं थर्ड वन, तो इट इज लॉज ऑफ पॉलीगॉन। लॉज ऑफ पॉलीगॉन, तो लॉज ऑफ पॉलीगॉन क्या कहता है बच्चों, सी कि लॉज ऑफ पॉलीगॉन के लिए बच्चों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अब हमारे पास ये दो नहीं उससे ज्यादा वेक्टर्स अवेलेबल होंगे। लाइक मैंने बोल दिया है एक ए वेक्टर है, ये बी, ये ओपन पॉलीगॉन की साइड अभी हम बोल रहे हैं कि मान लो कि इतनी इतनी है, और डी। अभी मेरे पास बच्चों कितने वेक्टर्स है, 4 वेक्टर्स है। अब इसमें मुझे रिजल्टेंट चाहिए, कुछ नहीं करना है, हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या है, पहले तो कोई एक स्टैंडर्ड वेक्टर को उठा लो। चलो मैंने ए वेक्टर को उठा लिया, अब यहां से दिखेगा आपको, चलो ये स्टैंडर्ड वेक्टर ए को उठा लिया। अब वेक्टर एडिशन का रूल क्या है, जो पहले वाले वेक्टर का हेड है उस पर दूसरे वाले की टेल, तो ये दूसरे वाले की टेल यही यहाँ पर फिट बैठने वाली है। आप देख लो, सी वाला नहीं बैठेगा, बी वाला यहाँ पर बैठेगा। ओके, चलो तो बी वाला यहाँ पर मैंने बिठाया, ये चलो हो गया। अब बी और सी के बीच में अगर हम देखें तो बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर की टेल उसी डायरेक्शन में आना चाहिए, सी वेक्टर, चलो बना दिया। सिमिलरली सी वेक्टर का हेड और डी वेक्टर की टेल, चलो बना दिया। सी वेक्टर का हेड और डी वेक्टर की टेल कनेक्ट कर दी। तो रिजल्टेंट का अगेन फंडा क्या था, हमें रिजल्टेंट कब मिलता है बच्चों, जब पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर लास्ट वेक्टर का हेड, इसमें तो 2 थे मतलब हम बोल देते थे कि दूसरे वेक्टर का हेड। तो सिमिलरली इसमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो पहले वाले की टेल लास्ट वेक्टर जो भी है उसका माथा मतलब हेड, उसको ज्वाइन कर दो। सो एरो दिखाना जरूरी है बच्चों, एरो क्या दिखाता है कि रिजल्टेंट इफेक्ट कौन सी डायरेक्शन में है। सो अगर इतने सारे वेक्टर्स मिला दिए तो उसका रिजल्टेंट आर ऐसे मिलेगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। सो इन दैट वे वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट व्हेन मोर देन 2 वेक्टर्स आर अवेलेबल। तो उसके लिए हम लॉज ऑफ पॉलीगॉन लगाते हैं। ओके, इसको और अच्छे तरीके से समझो तो ए और बी का रिजल्टेंट, तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या कहां पर मिला, तो ये ए प्लस बी मिला। ध्यान से देखो, सिर्फ अभी आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करो, तो ए और बी का रिजल्टेंट ये मिला। अब और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं हटा रहा हूं ये डायग्राम, थोड़ा सा हटा रहा हूं आपको प्रॉपर्ली विजुअलाइजेशन हो इसलिए। अब मान लो कि आपके पास सिर्फ इतना है, तो ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट, अब ये ए प्लस बी पूरा वेक्टर है, तो ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट तो ये आएगा बच्चों, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये जैसे ही 2 वेक्टर का एडिशन करते वैसे ही किया। तो अब ये मैं साइड हटा रहा हूं, आपको समझ में आया इसलिए कर रहा हूं ऐसा। अगेन ए प्लस बी प्लस सी है और डी है, तो उसका रिजल्टेंट ये आर क्या होगा, इट्स नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फाइनली ये लिख दिया मैंने। ओके, सो इट्स एडेड इन दैट वे। ओके, तो फाइनली सबका फंडा क्या है, सबको अपने दादा के पास आना पड़ेगा, लॉज ऑफ ट्राइंगल के पास। ओके, ये दादा है, ये पप्पा है और ये बेटा है। ओके, सो इट्स ओवर। सो ये था लॉज ऑफ पॉलीगॉन। तो बच्चों ये जियोमेट्रिकल मेथड हमने स्टडी कि इसमें हम जो भी वेक्टर दिया उसको उसी एंगल के साथ ड्रॉ करेंगे, फिर रिजल्टेंट की लेंथ है वो मेजर करेंगे, फिर बोलेंगे रिजल्टेंट इतना है। तो आप समझ सकते हो इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। ओके, सो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या यहाँ पर होता है कि हमें तो कोई फॉर्मूला चाहिए कि जहां से फटाक से न्यूमेरिकल हो जाए। ओके, तो वही फॉर्मूला कौन सा है वेक्टर एडिशन के लिए, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उस मेथड को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ओके, तो एनालिटिकल मेथड में भी यही चीज देखने वाले हैं बच्चों कि हमारे पास ये 2 वेक्टर हो तो उसके लिए कैसे एनालिटिकली स्टडी कर सकते हैं। सो अगेन अब हम देखने वाले हैं एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ओके, so rectangular component of vector। so बच्चों थोड़ा सा ये आपको 10th का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। सो लेट अस स्टार्ट विथ ट्रिगोनोमेट्री की लाइक अगर मैं आपको इस तरीके से ट्राइंगल दूंगा, मान लो ये थीटा है, ये बोल दिया मैंने ए, ये बी और ये सी, राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों।
अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 5 है और ये 60 डिग्री है, चलो बच्चों, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? तो आप क्या करोगे? सिंपली दिमाग में आने लगेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें एडजेसेंट साइड आती है? यस, cos थीटा और हाइपोटेन्यूज आता है। सो हम क्या बोलेंगे बच्चों? cos थीटा दैट इज cos 60, अभी लगा देंगे दैट इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। चलो, सो AB दैट इज व्हाट? सो AB इज इक्वल टू AC cos थीटा। So what is the value of AC? That is 5. What is the value of cos theta? So that is how much? So cos 60. So cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब फाइनली AB आपको कितना मिला बच्चों? 0.5 मिला, 2.5 सॉरी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसकी लेंथ अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ध्यान से समझना, मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूं। तो अगर मेरे पास ये 5 मीटर लेंथ है, मान लो बच्चों, मानने में क्या जाता है, ये 5 मीटर लेंथ, तो उसको अगेन एक्स एक्सिस पर अगर मैं मेजर करूंगा इतने एंगल पर, तो एक्स एक्सिस पर उसकी लेंथ मुझे कितनी दिखेगी? 2.5। सो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एसी ओवर द एक्स एक्सिस। नहीं समझे हो तो कंपोनेंट ऑफ एसी अलोंग द एक्स डायरेक्शन, कि लाइक इसी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो अभी यहां से। तो ये लेंथ एक्चुअल में बच्चों मान लो कि कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर लेंथ को अगर मैं ऊपर से ऐसे देखूंगा तो इसके मुझे एंड पॉइंट दिखेंगे ग्राउंड पर। मुझे इसको ग्राउंड पर ऑब्जर्व करना है, मैं काफी ऊपर से देख रहा हूं, तो ग्राउंड पॉइंट पर तो इसका कौन सा पॉइंट दिखेगा? ये वाला और ये वाला। तो उसको अगर हम प्रोजेक्ट करें, सिंपल समझो, ये मेरे पास लेंथ है, चलो एक्चुअल में चलो देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा। ये मेरे पास ये एक वेक्टर है, मान लो ओ ए वेक्टर है। तो अगर इस OA वेक्टर को मैं यहां से इस पॉइंट से नीचे की साइड देखूंगा, एक्स एक्सिस की साइड, तो इसकी लेंथ, इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस बच्चों इतनी होगी, हाँ या ना? अगर ये ए वेक्टर है या 50 सेंटीमीटर लेंथ है, ये मान लो कि ये 60 डिग्री एंगल है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ ये हुई एक्स एक्सिस पर। सिमिलरली इसकी इफेक्टिव लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, तो इसी के प्रोजेक्शन, ध्यान रखना कि मान लो ये वाई एक्सिस, इसी वेक्टर का प्रोजेक्शन कहां पर लूंगा? वाई एक्सिस पर, मतलब यहां से खींचूंगा। तो फाइनली जो ट्रिगोनोमेट्री में आप साइड्स फाइंड कर रहे थे ना, कि बाजू वाली फाइंड कर रहे हो, ऑपोजिट फाइंड कर रहे हो, वो एक्चुअल में क्या था मालूम है आपको? वो था कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट या गिवन क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मैं आपको बोलूंगा ना बच्चों कि ए बी फाइंड कर लो, आप फटाक से कर लोगे। मैं बोलूंगा बी टू सी फाइंड कर लो, आप फटाक से कर लोगे। लेकिन इसका मतलब क्या था वो आपने अब तक स्टडी नहीं किया है। ए बी का मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, बी केयरफुल। सिमिलरली बी टू सी का मतलब है कंपोनेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस। सो सिमिलरली आप यहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हो। ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर, अब इसको ए बोल रहा हूं बच्चों, क्या बोल रहा हूं? वेक्टर ए। मान लो ये एंगल कितना है? थीटा। तो वेक्टर ए का अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट को मैंने बोल दिया कितना? ए। सिमिलरली वेक्टर ए का, इसी का, अगर मैं इसको यहां से ऊपर से वाई एक्सिस की साइड देखना चाहता हूं, नीचे वाला पॉइंट ऑलरेडी वाई एक्सिस पर ही है, तो इसका कंपोनेंट क्या बोल दिया मैंने बच्चों? इट्स ए वाई। सो ये ए वाई है, तो ये भी बच्चों कितना होगा? ए वाई। सो फाइनली बच्चों ये मेरे पास जो वेक्टर ए था उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैंने बोल दिया ओ पी और क्यू। सो ये कंपोनेंट्स हमें निकालना है, तो इसी को तो हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितने उसका इफेक्टिव वैल्यू है, वाई एक्सिस के अलोंग कितनी इफेक्टिव वैल्यू है। तो बच्चों जो ट्रिगोनोमेट्री आप थोड़ा बहुत याद कर लो, जब भी इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो, कि उसमें जब आप ऑपोजिट साइड फाइंड कर रहे थे, एडजेसेंट साइड फाइंड कर रहे थे, वो कुछ नहीं है कि जो यहां पर अब आपके पास वेक्टर होगा उसी का कंपोनेंट था, लेकिन उस टाइम पर आपको किसी ने बोला नहीं कि इसको हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो अब इतना सिर्फ आपको वहां पर जितना भी समझा है उसमें ऐड करना है, कि जो ये साइड बाजू वाली फाइंड करे तो कंपोनेंट है किसका? 5 सेंटीमीटर का। ओके, सो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। सो लेट्स सी कि अगर मुझे ये ax फाइंड करना है बच्चों, मुझे क्या फाइंड करना है? ax। तो ax फाइंड करना है, वेक्टर है, अवेलेबल है। सो कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है ये? सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू मुझे बाजू एडजेसेंट मतलब बाजू वाली साइड फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय ax, सॉरी
एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। सी बच्चों, cos थीटा क्या आएगा? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट साइड दैट इज ax बाय हाइपोटेनियस a। मतलब कि ax को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये बच्चों क्या मिला? a cos थीटा। सो इट्स नथिंग बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस फॉर अ गिवन वेक्टर। तो ax को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। बच्चों ये प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा आपको, ऑफ वेक्टर a इन और अलोंग x एक्सिस। सो ये अब आपको मालूम होना चाहिए। लाइक अगर मैं दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करूं बच्चों, कि मान लो कि मैं दूसरा ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल तो एज इट इज रहेगा, मुझे अब ay फाइंड करना है, थीटा की ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है। जनरलाइज केस डिस्कस कर रहे हैं, सो थीटा कुछ भी हो सकता है। सो ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है तो साइन थीटा लगाएंगे। सो साइन थीटा दैट इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। सो वी कैन राइट ay बाय a। सो हम ay को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ay that is a sin theta. So it's what? It's component of vector a along y-axis, जिसको हम ay बोलते हैं। ay that is component of vector a along y-axis। ओके बच्चों, तो ये वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा। सो ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बच्चों जैसे इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है और कुछ भी नहीं है, आप इससे डरो मत देखकर कि ये क्या, ये तो अब से तो बहुत हार्ड लगने लगा है। कुछ नहीं है, इसका हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया कि अगर मैं इसको ओपी बोलता तो आप फटाक से फाइंड कर देते कि चलो ओपी कितना आएगा, a cos थीटा या 5 cos थीटा, सपोज 5 वैल्यू है। तो वैसे ही यही है, लेकिन हम सिस्टमेटिक वे में अब स्टडी कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली ओ क्यूब पी क्यू बोलता तो आप फटाक से फाइंड कर लेते कि ये पी क्यू कितना होगा, a sin थीटा। तो उसी का नाम दे दिया कि कंपोनेंट से ए वाई। ओके, सो ये था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको कंपलसरी आना चाहिए आपको। अगर ये नहीं आया तो आप समझ लो कि आप उसके बाद में एनालिटिकल मेथड में आपको ज्यादा दिक्कत होगी। कुछ हार्ड नहीं है। अब याद रखने का तरीका समझा दूं तो कोई एक वेक्टर है, थीटा यहाँ पर है, एक्स एक्सिस में चाहिए, तो थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट ऑलवेज उसी वेक्टर का कोस थीटा होता है। लाइक वेक्टर ए का थीटा की बाजू वाला क्या हुआ? सी ए कोस थीटा। वेक्टर ए की थीटा की ऑपोजिट वाला कंपोनेंट ऑलवेज क्या होगा? ए साइन थीटा। दैट्स इट। फिर भी मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। मान लो कि मेरे पास कोई एक यहाँ पर फोर्स एफ है, ये थीटा है, तो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसका कंपोनेंट क्या होगा? तो फोर्स एफ है, तो एफ का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर एफ का कंपोनेंट एफ एक्स। अलोंग वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? एफ वाई। सो एफ का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने जैसे कि बोला आपको कि थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट कोस होता है, मतलब मैं इसको बोल दूंगा एफ कोस थीटा। सिमिलरली थीटा की ऑपोजिट वाला कंपोनेंट तो उसी वेक्टर का एफ साइन थीटा होगा। सो अगर समझ में ना आया तो इसमें क्या करोगे? ये राइट एंगल, ये ओ पी क्यू लगा दो। ऐसे ही cos theta is equal to adjacent by hypotenuse, sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. So ये था बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, तो सबसे पहले हम ये थोड़ा देख ले आज कि इसी के बेस अब हम यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं लॉज ऑफ ट्राइंगल एडिशन वाला। लॉज ऑफ ट्राइंगल फॉर वेक्टर एडिशन है, वो भी हम देखने वाले हैं। सो मैं पानी पी लूं पहले बच्चों थोड़ा। सुनाओ, अब हमारा टाइटल है एनालिटिकल मेथड, लॉज ऑफ ट्राइंगल फॉर वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड।
तो एनालिटिकल मेथड मतलब वो कि हम ड्रॉ तो नहीं, मतलब मेजर नहीं करेंगे, एग्जैक्टली स्केल लेंगे फिर मेजरमेंट नहीं करेंगे। कि मान लो कि अभी मेरे पास ए वेक्टर है बच्चों, चलो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए वेक्टर है, ऐसे ही बी वेक्टर है। तो अब लॉज ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता था कि अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो यहाँ पर बना दूं कि ये ए वेक्टर उसको मैं पहले बना दूंगा, फिर बी वेक्टर को ए के हेड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करें ए और बी को, तो ये हमें क्या देता था बच्चों, इट शोज द रिजल्टेंट। तो ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन था, तो डायग्राम तो सेम ही बनेगा। अब इसको हमें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको मैं एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकता हूं, इसको मैं वाई एक्सिस भी कंसीडर कर सकता हूं। तो बच्चों अगर मैं बी कंपोनेंट और ए का एंगल, मान लो कि मैं कितना बोल रहा हूं कि थीटा है, अगर ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो मैं यहाँ पर थीटा बोल सकता हूं बच्चों। तो ये ओ, ये पी और ये क्यू है। अब बी का ध्यान से देखना, मैंने ये 90 डिग्री बनाया, मुझे रिजल्टेंट आर फाइंड करना है, लेकिन मेजर करके नहीं करना है ये, ओके। हर बार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है। तो ये बी का ये राइट एंगल बनाया। अब परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स याद करो कि अगर ये बी है, ये थीटा है, तो उसकी बाजू वाला कंपोनेंट ये क्या होने वाला है, मैंने बोल दिया बच्चों बी एक्स। सिमिलरली वेक्टर बी है तो उसकी ऑपोजिट वाला वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, बी वाई। अब फिर से अगर आप भूल गए हो कि सर हमें बी एक्स और बी वाई कैसे फाइंड करना वो मालूम नहीं, तो आपके लिए सिर्फ अभी ये मेथड कर रहा हूं कि ट्राइंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू, चलो इस ट्राइंगल में पी आर क्यू अगर मैं फाइंड करने जाऊंगा बच्चों, तो पी आर क्यू में थीटा की बाजू वाली बी एक्स फाइंड करनी है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट्स एडजेसेंट साइड बी एक्स बाई बी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने इसको बी एक्स ही क्यों बोला, वेक्टर बी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जा रहे थे इसलिए बी एक्स बोल दिया, वेक्टर बी का वाई एक्सिस में कंपोनेंट जा रहा हो इसलिए इसको बी वाई बोल दिया। सो बच्चों नाउ अब बी एक्स को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, मुझे फाइनली क्या मिला, इट्स बी कोस थीटा। सिमिलरली बच्चों मैं इसी ट्राइंगल में साइन थीटा फाइंड करूंगा, तो साइन थीटा दैट इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, sorry opposite side by hypotenuse, sorry. Now by that is b sin theta. So finally बच्चों ये जो कंपोनेंट्स वाली बात मैंने समझाई वही आ गए कि थीटा की बाजू वाला वेक्टर का कंपोनेंट bx that is b cos theta, थीटा की ऑपोजिट वाला that is b sin theta। तो अगर आप इसको देखो तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड a होगा, bx that is b cos theta, by that is b sin theta। तो यहां से आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ओ क्यू आर। ध्यान से देखना फिर से कि रिजल्टेंट है वो ये ओ, ये क्यू और आर का हिस्सा है, देख लो आप ध्यान से। तो मैंने बोल दिया कि रिजल्टेंट मान लो कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो ये रिजल्टेंट ओ क्यू आर का हिस्सा है, ओपी का नहीं है। पूरा रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्राइंगल किसमें दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है, ओ क्यू आर में राइट एंगल दिख रहा है, ओके। क्योंकि मुझे यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की उम्मीद है। सो ओ टू आर कितना होगा बच्चों, तो ओ टू आर मतलब ओपी प्लस पी आर दैट इज ए प्लस बी कोस थीटा। ध्यान से देखो इसको बच्चों, ये अगर 10 + 5 होता तो आप बोल देते सर 15, तो वैसे ये ए है, ये बी एक्स है, बी कोस थीटा, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी कोस थीटा। सिमिलरली क्यू टू आर कितना होगा बच्चों, तो क्यू टू आर दैट इज व्हाट, बी साइन थीटा। सो आप ही मुझे बताओ कि अगर ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर था तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर। तो कैसे रिप्रेजेंट करूं, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ आर क्यू। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टू समेशन ऑफ अदर टू साइड। ओके बच्चों, तो ये लगा दिया। अब इसका स्प्लिटिंग करना है, तो पहले टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस लास्ट टर्म है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो आप देख सकते हो बच्चों, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, सो इट्स हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाला, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप भली बात ही जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1।
सो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके रख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सो इट्स आर स्क्वायर। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है आर फाइंड करना, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, सो ये हमें रिजल्टेंट मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट एन सम एंगल। कुछ एंगल के साथ इंक्लाइन है और भी, तो रिजल्ट हम यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ से आराम से हो जाएगा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मेरा ए वेक्टर है वो 2 है, चलो मान लो ए वेक्टर 5 है, हमने वो लिया वही लेते हैं। बी वेक्टर 2 है और cos थीटा है, सॉरी थीटा 60 डिग्री है मान लो, तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, बी का भी है, तो आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 60। सो इसी फॉर्मूला में सिर्फ आपको क्या करना है, डेटा रख देना है। सो 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 5 टू जा 10 टू जा 20 और cos 60 दैट इज 1/2, सो इट्स 10। सो 25 प्लस 4 29 प्लस 10 अंडर रूट 39। इट्स योर आंसर कि अगर दो वेक्टर्स ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 2 है और थीटा 60 है, सो उसका रिजल्टेंट हमें ये आर कितना मिलेगा, अंडर रूट 39। आप ग्राफिकल मेथड से भी मेजर करके देख लें, इससे पहले मैंने आपको बोला था यही डेटा दिया था कि 5 ए वेक्टर है, बी वेक्टर 2 है और थीटा 60 है, तो वो मेजर करोगे तो भी यही आएगा। ओके, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो मेजर करना। तो ये आप देख सकते हो काफी आसान मेथड है, इसमें ड्रॉ ब्रो कुछ करना नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ डेरिवेशन है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ड्रॉ करके। ओके, डेरिवेशन में तो करना ही पड़ता है, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही लगाना है। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट मिल जाएगा। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है कि रिजल्टेंट तो मिल रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, बीटा कितने एंगल के साथ है वो कोई भी एक वेक्टर से, तो आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, हमने बोल दिया कि बीटा एंगल बना रहा है। ए और बी का तो थीटा एंगल था, लेकिन रिजल्टेंट का एंगल कितना है, बीटा, कोई भी नाम दे दिया आप, कुछ भी दे सकते हो, तो अभी हम बीटा बोल रहे हैं। तो मुझे ये बीटा फाइंड करना होगा बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, तो tan बीटा फाइंड करूंगा ऑपोजिट साइड, दैट इज b sin थीटा, बाय एडजेसेंट साइड दैट इज a प्लस b cos थीटा। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट एंगल और डायरेक्शन, इसको हम सिंपली बोलते हैं, डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो जब भी आपको कोई डायरेक्शन का पूछे मतलब आपको बीटा फाइंड करना होता है, सो बी केयरफुल। जब भी आपको कोई डायरेक्शन का सवाल पूछे मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा है कि आपको बीटा फाइंड कर देना है। ओके, नाउ अब इसके कुछ केस डिस्कस करें बच्चों कि वेक्टर एडिशन के लॉज में केस कौन कौन से बनेंगे। सो लेट अस सी कि अगर फर्स्ट केस में बोलूं कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, ये दो जो लाइन की है वो क्या है, पैरेलल, आपको मालूम ही होगा फिर भी बोल रहा हूं कि इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इट्स 0। तो इसमें रख दो आप, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा बच्चों, इट्स नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है हमारे यहाँ, तो cos 0 की वैल्यू 1 रखोगे तो ये मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इट्स नथिंग बट अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी का स्क्वायर ही है बच्चों, मतलब कि हमें रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। ओके, कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है तो रिजल्टेंट ए प्लस बी मिलेगा। सिंपली लाइक ये 10 न्यूटन लग रहा है, ये 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, सेम पॉइंट पर लग रहा है, मान लो चलो एक ही पॉइंट पर 10 न्यूटन फोर्स भी लग रहा है, 5 न्यूटन भी लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 5 + 10 वेक्टर ही है, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि डायरेक्शन सेम। सो नाउ दूसरा एग्जांपल, इफ ए इज एंटी पैरेलल टू बी, ए एंड बी, if theta is equal to 180 degree between A and B, वेक्टर A और B का एंगल 180 डिग्री है, मतलब कि कैसी बात हो रही है कि ये O पॉइंट पर 10 न्यूटन फॉरवर्ड लग रहा है, 5 न्यूटन बैकवर्ड लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अब आप समझ गए हो। फिर भी हम इस फॉर्मूला में डेटा रखेंगे। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180।
तो बच्चों ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। cos 0 वाली लाइन में आया, cos 0 1, तो अगेन नेगेटिव एक्सिस पर cos 180 आएगा। ओके, मान लो कि ये cos 0 वाली लाइन है, मैं ओरिजिन हूं, तो यहाँ पर cos 0 कितना 1, तो ये नेगेटिव एक्सिस मतलब वो -1। सो नाउ इट्स हाउ मच, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, cos 180 -1 होता है। सो हम लिख सकते हैं अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर। आप देख लो ये आइडेंटिटी बन गई, मतलब कि हम लिख सकते हैं a माइनस बी। सो बच्चों ये हमें रिजल्टेंट मिल गया कि जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे से 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल हो गए तो सिंपली हम क्या करेंगे, ओके 10 - 5 देख लो हो गया। ओके, सो ये हमें मिला नेक्स्ट वन। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी a माइनस बी। लेकिन एक और केस बाकी है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर हुए तो क्या होगा। तो बच्चों उसके लिए मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी, थोड़ी स्पेस चाहिए। सो अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर है तो क्या होगा। सो लेट अस सी कि अगर a और b का एंगल 90 डिग्री है, थर्ड केस, इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b मतलब थीटा इज हाउ मच 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर 3 न्यूटन लग रहा है ओ पॉइंट में, अगेन 4 न्यूटन इस साइड लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि दो फोर्स वेक्टर है, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 बच्चों, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी मतलब ये टर्म चला गया। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस केस में 4 है 3 है, तो क्या मिलेगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब कि रिजल्टेंट हमें यहाँ पर मिलेगा 5 न्यूटन। दैट्स इट। सो ये तीसरा वाला केस था कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा। ओके, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर ही क्यों मिला, तो सिंपल सोचो कि 4 न्यूटन है, इसको यहाँ पर ले जाऊंगा 4 न्यूटन, फिर डायरेक्शन दिखा दो, वेक्टर एडिशन का लॉज लगा दो कि यहाँ पर पहले का टेल दूसरे का हेड, तो ये रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में मिला ना। सो इट मैटर अ लॉट। ओके, बेसिक फंडामेंटल रिजल्टेंट वाला फिक्स रहेगा कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे का टेल कनेक्ट करो, फिर रिजल्टेंट के लिए पहले का टेल दूसरे का हेड, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार प्रॉपर्ली समझ लो, शांति से सोच ले। ओके, सो ये क्या था बच्चों कि लॉज ऑफ ट्रायंगल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। अब हम देखने वाले हैं बच्चों लॉज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या देखने वाले हैं, पैरेललोग्राम। ओके, सो लॉज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, तो उसके लिए यहां से तो सारे स्टेप सेम है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से सारे स्टेप सेम है, जरूर सिर्फ इस डायग्राम की है समझने की, तो अब मैं इसके लिए सिर्फ डायग्राम समझा रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है थ्रू आउट। ओके, सो लाइक अभी हम बात करें पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम लो याद कर लो बच्चों कि ये ए वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम लो के लिए क्या किया, बी वेक्टर को यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया था, याद करो थोड़ा बहुत। ओके, ऐसे अब बी वेक्टर को यहां से उठाकर इसके पैरेलल ड्रॉ किया, नाउ ए वेक्टर को यहां से पैरेलल ड्रॉ किया बच्चों, बस बाकी सब कुछ सेम। कि मान लो कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा है, तो ये उसका कंपोनेंट क्या बनेगा, बी एक्स। रिजल्टेंट कैसे निकलता है, पहले का टेल दूसरे का हेड, ये मुझे मिला रिजल्टेंट, और उसका एंगल कितना, मैंने बोल दिया बीटा। वेक्टर बी का एंगल ए के साथ कितना है, थीटा है, सो इसका कंपोनेंट बी एक्स और ये वाला बी वाई। अब कितना बनता है वो आपके सामने है। ओके बच्चों, सो फाइनली ये टोटल कितना होने वाला है, इट ए प्लस बी कोस थीटा और बी वाई दैट इज हाउ मच, बी साइन थीटा। तो अगर लॉज ऑफ पैरेललोग्राम समझना है तो पहले वो जियोमेट्रिकल मेथड समझ लो, कुछ नहीं है, ए बी साथ में ड्रॉ करो फिर उसका पैरेललोग्राम बना दो, और रिजल्टेंट के लिए पहले का टेल दूसरे का हेड, बाकी आप देख लो कंपोनेंट्स है या सारे स्टेप्स है, कुछ फर्क नहीं है। अगेन रिजल्टेंट फाइंड करना है, कर दिया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए, कर दी, एज इट इज। सो बच्चों ये बहुत ही नायाब चीज है जो आपको एंड तक, 12th के एंड तक आ गया तो हेल्प करने वाली है, वरना परेशान करने वाली है। ओके, तो अगर इसमें कोई भी सिली डाउट्स हो तो भी आप कभी भी मुझे पूछ लो। ओके, क्योंकि इसमें अगर कोई डाउट्स रह गया और आपने मान लिया कि जाने देते हैं, फिजिक्स में जाने दोगे अगर, ऐसा एक बार दिमाग में है ना, तो समझ लेना कि फिजिक्स आपको बहुत परेशान करेगा। लेकिन आप अगर उसके पीछे पड़ गए कि ये क्यों मैं जाने दूं, मतलब फिजिक्स अब धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेगा। ओके,
सो आज अभी हम यहां तक रखते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 4 to 5 टाइम्स बोल रहा हूं, ध्यान रखना 4 to 5 टाइम्स ये रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली ये दोनों डेरिवेशन की, लॉज ऑफ ट्राइंगल और लॉज ऑफ पैराग्राम। भले ये दोनों सेम डेरिवेशन लग रहे हो, फिर सब अलग अलग प्रैक्टिस करो 3 to 4 टाइम्स या 4 to 5 टाइम्स करो। कि एक बार देखकर कर लो, समझ कर लो, फिर 2-3 बार अपने हिसाब से कर लो सेम डे पर, फिर 2-3 दिन बाद एक बार और कर लो अपने हिसाब से। अगर ऐसा नहीं किया तो आप इतना समझ लेना कि ये बहुत परेशान करने वाला है आप। ओके बच्चों, सो थैंक यू।